नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है 1206 से 1526 ईस्वी तक इसका अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों में 5 वंशों ने शासन किया है। वो 5 वंश है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इनको हम लोग एक ट्रिक से याद किए थे, गुल खिला तो सैयद लोदी या फिर गू खा तो साला। जो भी ट्रिक आप लोग को अच्छा लगता है अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। तो तुगलक वंश का जो शासन काल रहा है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी के बीच रहा है। दोस्तों, ये तुगलक वंश का जो संस्थापक है गियासुद्दीन तुगलक है, जिसे गाजी मलिक या तुगलक गाजी के नाम से भी जाना जाता है। तो गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जो है तुगलक वंश का स्थापना हुआ। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर गियासुद्दीन तुगलक बैठा था। इसे तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने कुल 29 बार मंगलों के जो आक्रमण हुए थे उसको विफल किया था और सुल्तान बनने से पहले वह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासन काल में उत्तर पश्चिमी सीमांत जो था उस प्रांत के एक शक्तिशाली गवर्नर के रूप में नियुक्त था। शासक बनने से पहले एक गवर्नर के रूप में नियुक्त था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के यहाँ, और वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द का जोड़ा था। तो गाजी का अर्थ होता है यहाँ पे काफिरों का वध करने वाला। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो राजवंश रहा वह कौन रहा? तुगलक वंश ही था। तो 1320 ईस्वी से 1440 ईस्वी तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। इस वंश का संस्थापक हम लोग गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जाने जाते हैं। तो गाजी मलिक का ही दूसरा नाम क्या था? आपका गियासुद्दीन तुगलक था, या फिर तुगलक बोल लीजिए, तुगलक गाजी बोल लीजिए। दो नाम था इनका, एक गाजी मलिक, एक तुगलक गाजी भी बोलता था। हम लोग मुख्यतः इसे गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था हम लोग देख लिए कि राज्याभिषेक कब हुआ था। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को हुआ था और इन्होंने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। और कृषि विकास के लिए इसने बहुत से नहर का निर्माण कराया। संभवतः यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने नहर का निर्माण करवाया था। इसने डाक व्यवस्था को जो श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनवाया। डाक व्यवस्था पे इन्हें अच्छा काम किया था, फोकस किया और उसको सुधार करवाया, अच्छा काम किया था डाक व्यवस्था के क्षेत्र में। और हम लोग गियासुद्दीन तुगलक के कुछ कार्यों के बारे में देखते हैं आगे। गियासुद्दीन तुगलक के जो कार्य हैं कुछ इस प्रकार है। इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी करवाया था, जिससे पहले जो भी लगान भारी भरकम लगान लिए जाते थे उसमें इसने काफ़ी कटौती किया और 1/10 हिस्सा या फिर कुछ लोगों के लिए 1/10 और कुछ के लिए 1/12 हिस्सा लगान के रूप में लेना तय किया। गियासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः वापस कर दी थी। कुछ लोगों से जो जमीन हड़प लिया था इससे पहले खिलजी वंश के द्वारा, उसे क्या किया, पुनः वापस कर दिया गया। और इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहर का निर्माण करवाया था। इसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई घोड़े को दागने तथा चेहरा प्रथा
को प्रभावी तरीके से लागू किया। तो खिलजी वंश के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई जो घोड़े को दागने और चेहरा पर था कुछ था, उसको गहराई से कड़ाई से लागू किया। इसका सैन्य अभियान हम लोग कोई देखते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक का जो सैन्य अभियान है कुछ इस प्रकार है। तेलंगाना विजय जूना खां के नेतृत्व में, इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जूना खां। तो जूना खां के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त किया और इसी के बाद जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ा। आगे हम लोग देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ही इस वंश का शासक बनता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तिरहुत विजय जो है मंगलों पर विजय है, मंगलों पर विजय प्राप्त हुआ था। उसके बाद जूना खां के नेतृत्व में इसने मंगोल पर भी विजय प्राप्त किया। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान चलाया और बंगाल पे आक्रमण किया। जब यह बंगाल से वापस आ रहा था तो इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का हम लोग नाम जानते हैं। तो क्या किया? निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भेजा कि वह दिल्ली छोड़ दें। इसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली छोड़ने से उन्हें इनकार कर दिया। तो इसके बाद वह क्या करते हैं? चलिए, यहाँ पे तुगलक वंश में जो है इनका मृत्यु हो जाती है। किनका? गयासुद्दीन तुगलक। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहे थे तो लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर एक जगह है, वहीं पे एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन प्रवेश करते ही महल गिर गया। ठीक ना, महल गिर जाता है जिसमें दब कर उनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तुगलकाबाद में स्थित है, क्योंकि वहीं पे उनकी मृत्यु हुआ था। तो इनका नाम भी उसी के नाम पे रखा गया है। तुगलकाबाद जो नाम रखा गया है शहर का, उन्हीं के सम्मान में रखा गया है तुगलकाबाद। वहीं पे उनकी मृत्यु हुई, तो उनका मकबरा भी वहीं पे स्थित है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो तुगलक वंश का अगले शासक होता है दोस्तों, वह है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। हम लोग आगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखेंगे। गयासुद्दीन के मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का एक अन्य नाम क्या है? जूना खां है, और ये गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। और ये 1325 से 1351 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पे शासन करता है। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान में सर्वाधिक विद्वान थे। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे बहुत ही विद्वान थे। अपनी सनक पर भारी योजनाओं के कारण इसे स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता था। इनके कुछ उपनाम हैं दोस्तों। इसका मुख्य नाम जो था आपका उलगू खां था। इनका मुख्य नाम क्या था? उलगू खां था। राजमुंदरी में एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। राजमुंदरी में एक अभिलेख है, वहाँ पे मोहम्मद जो तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जोना खां या जूना खां जो भी बोला जाता है, और इसे दुनिया का खान कहा गया है। संभवतः मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक योजनाओं का जो क्रम था कुछ इस प्रकार है। तो उनके जो प्रशासनिक योजनाओं जो क्रम है कुछ इस प्रकार है। दोआब में कर वृद्धि का योजना। तो अपनी पहला काम है, क्या किया उसने, अपनी प्रथम योजना के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में कर की जो है वृद्धि कर दी 50% तक। तो परंतु उसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे पैदावार प्रभावित हुई और तुगलक के अधिकारियों द्वारा जबरन कर वसूलने से उस क्षेत्र में विद्रोह हो गया, जिससे तुगलक की यह योजना असफल रही और मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना किया। अमीर-ए-कोही नामक एक अमीर विभाग की स्थापना की और सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों का उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना इत्यादि कारणों से कृषि उन्नत संबंधी अपनी योजना को 3 वर्ष पश्चात जो है समाप्त कर दिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया। दूसरा जो उसने कार्य किया दोस्तों वह है क्या, राजधानी परिवर्तन का कार्य किया। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तुगलक ने अपनी दूसरी योजना के अंतर्गत राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया, देवगिरी स्थानांतरित किया। देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम भी कहा गया है। किस नाम से जाना गया है, कुतुबुल इस्लाम के नाम से भी जाना गया है। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बदलकर दौलताबाद कर दिया। सुल्तान के इस योजना के लिए सर्वाधिक आलोचना की गई और मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के कारण पर इतिहासकार में बड़ा विवाद है। फिर भी निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि देवगिरी को दिल्ली सल्तनत के मध्य स्थित होना, मंगल आक्रमणकारियों के भय से सुरक्षित रहना और दक्षिण भारत की संपन्नता की ओर खिंचाव आदि ऐसे कारण थे जिनके कारण सुल्तान ने जो है राजधानी परिवर्तन करने की बात सोची और मोहम्मद तुगलक की यह योजना भी पूर्णतः असफल रही और उसने 1335 ईस्वी में दौलताबाद से लोगों को दिल्ली वापस होने की अनुमति दे दी और राजधानी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ, जिसने अंततः बहमनी साम्राज्य का उदय का मार्ग खोला। तीसरा योजना उनका जो है प्रतीक या मुद्रा की योजना है। तो सांकेतिक मुद्रा चलाया। तीसरी योजना के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक और प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। सिक्के संबंधी विविध प्रयोग के कारण ही एडवर्ड थॉमस ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा। किस नाम से जाना गया उनको, धनवानों का राजकुमार कहा गया। और मोहम्मद तुगलक दोकानी यानी दोगनी नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। बरनी के अनुसार संभवतः सुल्तान ने राजकोष रिक्तता के कारण अपनी साम्राज्य का विस्तार नीति को सफल हेतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया। चौथा जो उसका मुख्य जो कार्य है आपका खुरासन अभियान की योजना। चौथी योजना के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक खुरासन एवं कराची विजय अभियान का उल्लेख किया जाता है। तो खुरासन को जीतने के लिए मोहम्मद तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना, 1 वर्ष का अंतिम जो है अग्रिम वेतन दे दिया, परंतु राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया, जिससे सुल्तान का यह योजना भी जो है असफल रहा। उसे आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ी और कराची अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा और उसकी पूरी सेना जंगली रास्तों में भटक गई। इब्न बतूता के अनुसार अंततः केवल 3 अधिकारी ही बचकर वापस जो है आए थे। इस तरह मोहम्मद तुगलक की भी यह योजना जो है असफल रही। संभवतः 1328-29 के मध्य में मंगोल आक्रमणकारी तरमासरीन चतगई के एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण कर मुल्तान, लाहौर से लेकर दिल्ली तक
प्रदेशों को रौंद डाला। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान तुगलक ने मंगोल नेता को घूस देकर वापस कर दिया। अपनी इसी नीति के कारण सुल्तान को आलोचना का शिकार करना पड़ा। इसके बाद फिर कभी मोहम्मद तुगलक के समय में भारत पर मंगोल आक्रमण नहीं हुआ और अपनी महत्वाकांक्षी असफल योजनाओं के कारण जो है मोहम्मद तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग कराची का भी योजना देख लिए और कृषि उत्पादन वृद्धि की योजना जो है इसके लिए भी अभियान उन्होंने चलाया था। दोस्तों, अगर सब के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाए तो चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में जानना है। तो दोस्तों, हम लोग दोआब में कर वृद्धि योजना देख लिए। उसके बाद राजधानी परिवर्तन जो है उसके बारे में भी देख लिए। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि सांकेतिक मुद्रा योजना, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के टंके के मूल्य के बराबर थी। इसने अपनी मुद्रा का निर्माण विधि गुप्त नहीं रखा, जिस कारण घर घर नकली सिक्का बनने लगे और पूरा बाजार नकली सिक्का से भर गया। जब इसे समझ आया कि इस योजना का असफल हो गई है, तब इसे आदेश दिया कि जिन लोगों को पास सांकेतिक मुद्रा है उन्हें जमा करके बदले में चांदी के सिक्के ले जाएं। खुरासान अभियान, इस समय खुरासान मंगोल शासन का पतन हो गया था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता थी। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की योजना बनाई। इसके लिए इसने 3,70,000 सेना का गठन किया, जिसके बारे में हम लोग भी चर्चा किए, और 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया था। परंतु अंतिम समय में इसने क्या किया, खुरासान के शासक से संधि कर लिया था। कराची अभियान भी हम लोग देख लिए। तो कराची जो है हिमालय की दुर्गम, इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि हिमालय के दुर्गम चोटी कराची है अभियान के लिए भेज दिया, जहां पर अधिकांश सैनिक रास्ता भटक गया और कुछ आपसी विवाद के कारण ही लड़के मर गए। इब्न बतूता के अनुसार अंत में हम लोग देखें कि 10 अधिकारी, यहाँ कुछ बुक किसी में लिखा हुआ है कि 3 अधिकारी, किसी में लिखा हुआ है 10 अधिकारी बच के आ गए। इसी समय मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी विद्वता से खुश होकर दिल्ली का काजी से नियुक्त कर दिया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई क्या हुए, हरिहर एवं बुक्का 2 भाई जो थे, उनको 1336 ईस्वी के एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किया था। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था की ओर से। इसी के साथ 1347 में एक स्वतंत्र राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। अंततः मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है 20 मार्च 1351 ईस्वी को हो गया और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी का कहना है कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। तो ये इनका किनका कहना था, बदायूनी का ये कहना है। उसके बाद दोस्तों तुगलक वंश का जो अगला शासक बनता है वह फिरोज शाह तुगलक है। तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपह सलार रज्जब का पुत्र था। वह 45 वर्ष की जो उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा और गद्दी पे बैठने के बाद उसने बहुत सारे उन कार्यों को वापस ले लिया जो कि उसके पूर्व के शासक के द्वारा लिए गए थे। जैसे शरीयत के अनुसार शासन किया और शरीयत में जिन करों का उल्लेख नहीं किया गया था उसे बंद कर दिया गया। फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। कुछ इतिहासकारों ने सल्तनत काल के अकबर कहा है। क्या कहा है? कुछ इतिहासकारों ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर माना है। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। इससे पहले भी वीडियो में हम लोग ने देखे थे कि ये जजिया कर जो है
लगाया गया था बच्चों पे। इसमें से कुछ लोगों के छूट रखा गया था, ब्राह्मण को, बच्चों पे, औरतों को, इसको छूट रखा गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ब्राह्मणों पे भी जायजा कर लगा दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। सबसे पहले जजिया कर भारत पे किसने लगाया है, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और लेकिन जजिया कर लगाया, लेकिन लगाकर गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर है। जजिया कर हमेशा किससे लिया जाता था, जो गैर मुसलमान होते थे उनसे जजिया कर लिया जाता था। तो जजिया कर से निम्नलिखित लोगों को मुक्त रखा गया था, जैसे बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांग को और ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण को जो मुक्त रखा गया था, ब्राह्मण से जजिया कर नहीं लिया जाता था, लेकिन इसमें क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने उस पर भी जजिया कर लगा दिया। तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले शासक कौन है, वो फिरोज शाह तुगलक है। अकबर ने 1564 में जो क्या किया, जजिया कर समाप्त कर दिया है। आगे हम लोग देखेंगे अकबर शासनकाल, जब मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे अकबर 1564 में क्या करता है, जजिया कर को समाप्त कर देता है। औरंगजेब फिर पुनः औरंगजेब ने 1679 में क्या करता है, पुनः जजिया कर लागू करता है। और जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त करता है। तो दोस्तों आगे हम लोग और देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। फिरोज शाह तुगलक के शासक बनते ही उसने किसानों को जो ऋण लिया था उसे माफ कर दिया गया और केवल 4 कर लगाए थे। वो 4 कर कौन से, खराज, खुम्स, जजिया और जकात। तो खुम्स जो है युद्ध के लूट के माल पे लगता है, युद्ध में जो सामान लूटे जाते थे उस पे है। खराज एक तरह से लगान होता था। और जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था, हम लोग इसके बारे में चर्चा किए। जकात जो है इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान है, जो उन लोगों को देना पड़ता है जो जोमा लदार हो, और उन लोगों को दिया जाता है जो अपाहिज या असहाय साधनहीन हो, उन लोगों को ये कर लोगों को दिया जाता था। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं तुगलक वंश के बारे में और थोड़ा सा। राजनीतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन किया। तो इसने क्या किया कि इसने राजनीतिक अपराध जैसे राजद्रोह, गबन, दंड विधान में परिवर्तन किया। कठोर कठोर दंड के जगह सामान्य दंड देने की व्यवस्था की। सरकारी सेवाओं जो का वंशानुगत बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने आदेश दिया कि सरकार सेवक में वृद्ध होने या मृत्यु होने पर उसके पुत्र या दामाद अथवा दास को सरकारी सेवा में नियुक्ति की जाए, यानी कि जो सेना थे उनकी जगह पे उनके पुत्र या दामाद जो भी हो उनको नौकरी दिया जाएगा। नगद वेतन के जगह जागीर देने की व्यवस्था की थी उस समय। इससे उच्च सैनिकों को नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था शुरू किया गया था। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार के मुद्राओं का प्रचलन किया था। पहला जो है संसगिनी, यह चांदी की मुद्रा थी। यहाँ टंका मूल्य के 1/6 थी। अर्ध जो है यह तांबे की मुद्रा थी, यह जीतल मूल्य के 1/2 था। ये सब टंका, जीतल ये सब भी मुद्रा है, उनका वैल्यू है। तो संसगनी जो है टंका का जो मूल्य वैल्यू था उससे 1/6 था। अर्ध जो है जीतल मूल्य का 1/2 था। और वीख जो है तांबे की मुद्रा थी और यह जीतल के मूल्य का 1/4 था। ठीक है। सुल्तान जो है बहुत सारे नहरों का भी निर्माण करवाते हैं। तो सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया। यह नहरें दिल्ली, हरियाणा के मध्य केंद्रित है। जो किसान इन नहरों की सिंचाई करते थे उनसे हक ये सर्व सिंचाई कर लिया जाता था, जो उपज का 1/10 था। यह सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था, ठीक ना, दासों से प्रेम करते थे। इसके पास 1,80,000 दास थे तथा इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवान ये बदगान
अर्थात दासों का विभाग स्थापित किया था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था। सोचिए कि जो उनके गुलाम होते थे, दास होते थे, उनको 10 से 100 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था। अब शिफा खाना की व्यवस्था की थी, यानी निःशुल्क चिकित्सालय क्या व्यवस्था किया था। इसने अनेक निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करवाया, जिसे दार उल सफा नामक राजकीय अस्पताल खुलवाए थे। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी के फिरोज शाह तुगलक जो हैं उनके 2 पुत्र थे। पहला पुत्र जो फतेह खां, दूसरा मोहम्मद खां। इसने फतेह खां की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही हो गई थी। तो उनका पहला पुत्र जो फतेह खां थे, उनका मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो गया था। और मोहम्मद खां को फिरोज शाह के दासों ने राजधानी से क्या किया, भगा दिया। कारण फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना। ठीक ना। फतेह खां का पुत्र जो था, फतेह खां का पुत्र पहला जो मर गया था उनके जीवन काल में, और उसी को उनका उत्तराधिकारी तुगलक शाह द्वितीय बना। इसका उत्तराधिकारी बना, जिसने 1388 से 1389 तक शासन किया। और 1390 में उनकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई अबू बकर शाह, कौन था, अबू बकर शाह दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद छोटे काल इनके जो शासन था, इन बहुत छोटे काल के लिए और कोई भी सुल्तान बने और उनका इतना प्रभाव जो है नहीं रहा। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान जो था नसीरुद्दीन मोहम्मद था। तुगलक शाह काल का अंतिम सुल्तान कौन था, नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद जो था मार्च 1394 में दिल्ली की सल्तनत का शासक बना। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह बना। उसकी दुर्दशा को देखकर व्यंग में ऐसा कहा जाता है कि विश्व के सम्राट तुगलकों के राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। ओके ना। उनकी दुर्दशा को देख के, इतना दुर्दशा दयनीय स्थिति था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का कि तुगलकों के राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था, ऐसा कुछ बोला जाता है। 17 दिसंबर 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया। ओके ना, हो गया था। और सुल्तान स्वयं गुजरात भाग गया। यहाँ सुल्तान क्या करता है, लड़ने के बजाय भाग जाता है। पुनः अजीर मल्लू खान ने क्या करता है, सुल्तान को दिल्ली के बुलाकर गद्दी पे बिठाया। सन 1414 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, और जिससे तुगलक वंश क्या होता है, समाप्त हो जाता है, और तुगलक वंश का यहीं पे अंत हो जाता है। तो मोहम्मद शाह नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद जो है 1413 ईस्वी में क्या होता है कि 1414 ईस्वी में उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद दिल्ली के सिंहासन के लिए, ठीक ना, दौलत खां और खिरीज खां के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में दौलत खां जो है पराजित हुआ, और खिरीज खां ने दिल्ली की गद्दी पे अधिकार कर एक नए राजवंश का जो है स्थापना करता है। उस राजवंश का नाम होता है सैयद वंश। और सैयद वंश के बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा ये आज का सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हो सके तो अपने मित्रों के पास ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।